बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, जिसमें सदर मुमलिकत ने सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर वज़ीर दाखिला को किरदार अदा करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे मलेशिया के हवाले से 21 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बराह रास्त नशर करने की इजाज़त भी दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती हुई सियासी कशीदगी कम करने के लिए बैकडोर जो है राब्ते हैं उसमें भी तेजी आ गई है। ये तो तलातुम है मुल्क के अंदर, और ये अब कहीं तो थमेगा जाके कहीं ना कहीं। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता कि आप सिक्योरिटी चैलेंजेस और मैं बात इकोनॉमी के आपके इश्यूज और इकोनॉमी के इश्यूज तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आपका कोई रूल ऑफ लॉ या अकाउंटेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं आती। अच्छा, ये कहीं ना कहीं तो इसने रुकना है ना। ये इस तरह से एक अफरा तफरी के मामला तो नहीं चल सकते। दो टेलीफोन कॉल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं पिछले 24 घंटों में, मेरा ख्याल है। वहाँ से हम शुरू करते हैं। पहली टेलीफोन कॉल तो हमने कल की गुफ्तगू में उसका सरसरी सा तज़किरा किया था, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप और ब्राज़ील के लुला दे सिल्वा के दरमियान में थी। अच्छा, ये कौन सा ब्राज़ील है? ये वो ब्राज़ील है जो कि ज़ाहिर है कि ब्रिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रुकन है, और उसके जो साबिक सदर हैं वहाँ के जेयर बोल्सोनारो, हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उनको सज़ा 27 साल की सुना दी। तो ब्राज़ील में वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि उसको आप रिहा करें, और उसकी विच हंटिंग हो रही है। ब्राज़ील ने उनको 27 साल की सज़ा सुना दी साबिक सदर को। ये वो हैं जिन्होंने इलेक्शंस को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और काफ़ी वहाँ पे घिराव जलाओ, इमारतों को आग लगा दी थी। खुद ये बैठे हुए थे अमेरिका में। अमेरिका का इनका विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया था, इनको वापस लैंड करना पड़ गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ट्रायल हुआ, और जब ट्रायल चल रहा था तो उसी वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि इसको रिहा करो, ब्राज़ील ने कहा था हमारे अंदरूनी मामला हैं ये। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद कर दिए थे। अब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने टेलीफोन किया, वीडियो कॉल पे उनकी बात हुई, और ये 30 मिनट की गुफ्तगू जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की और ब्रिक्स के ब्राज़ील लुला दे सिल्वा के दरमियान। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद जो सोशल ट्रूथ पे लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड अगर हम दिखा सकें, दिस मॉर्निंग आई हैड वेरी गुड telephone call with President Lula of Brazil. We discussed many things, but it was mostly focused on the economy and trade. ज़ाहिर है वो टैरिफ्स के ऊपर ही बात हुई। Between our two countries, we will be having further discussions and will get together in not too distant future, both in Brazil and United States. I enjoyed the call. Our countries will do very well together. अच्छा, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद गुफ्तगू हुई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे उसकी डिटेल्स को डाल दिया। अच्छा, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं उन्होंने भी एक्स के ऊपर अपना इस टेलीफोन कॉल की डिटेल्स डाली, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें उन्होंने यहाँ से किया। अगर हम ये फर्स्ट स्लाइड देखें, दिस मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी मुझे कॉल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे कॉल की है। मतलब ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये बताया कि मुझे कॉल की है, भाई ऐसे नहीं कि मैंने की, उनकी कॉल है ये। 30 मिनट तक हमने गपशप लगाई, और ये है कि हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। इनकी छोटी सी मुलाकात हुई थी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, और ये है कि 201 साल पुराने ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों की डेमोक्रेसीज़ में। और उसमें फिर कहते हैं कि मैंने बताया कि ब्राज़ील जो है G20 में इसके 3 मुल्कों में से एक है जो कि सरप्लस जिसके मामलात हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप से मैंने कहा कि 40% जो टैक्स है इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने सेक्रेटरी मार्को रूबियो की जिम्मेदारी लगाई कि फॉलोअप करें, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इनके जेराल्डो एल्कमिन, उनकी जिम्मेदारी यहाँ से इन्होंने 3 लोगों की जिम्मेदारी लगाई कि वो हम करेंगे, और इन पर्सन मुलाकात होगी जल्दी। हो सकता है आसियान में हो जाए, मलेशिया में। अब ये आसियान समिट कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट लुला दे सिल्वा भी आ रहे हैं, जहाँ पे ट्रंप जा रहे हैं।
और मैंने उनको फिर जो है वो दावत दी आने की, और उन्होंने भी जो अमेरिका आने की दावत दी। तो COP30 COP30 में। अच्छा, और फिर हमने एक दूसरे के पर्सनल नंबर्स भी एक्सचेंज किए, ज़ाती। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सनल नंबर्स भी एक्सचेंज किए, ये प्रेसिडेंट लूला कह रहे हैं। और फिर मैंने मेरे साथ जो है दूसरे अरकान मौजूद थे। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक तलखी ख़त्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लिंक कर गए। पहले उन्होंने कहा कि इसको, अच्छा वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गया ना, बस के नीचे गया वो जो बोर्सलानो है, उसके सारा का सारा तकिया प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ही था ना, साबिक सदर का, कि मैं बाहर निकलूंगा, मुझे ट्रंप निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो मेरे विच हंट कह रहा है तो वो तो बस के नीचे गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हो गई ब्राज़ील के सदर के साथ। और अब दोनों की मुलाकात जो है वो एक तो आसियान समिट में होगी, मुमकिन है, और दूसरी जो है वो ब्राज़ील का दौरा करेंगे, ये अमेरिका का दौरा करेंगे, तो मामला ख़त्म हो गया। तो एक तो ये टेलीफोन कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो टेलीफोन कॉल है मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो हुई है रशिया के व्लादिमीर पुतिन और इसराइल के नेतन्याहू के दरमियान। अच्छा, वो जो टेलीफोन कॉल है उसका जो अलामिया है, अगर मैं यहाँ पर हम दिखा सकें उसका अलामिया, जो कि क्रेमलिन से जारी हुआ है, वो क्रेमलिन का जो अलामिया मैं भी पढ़ रहा था, अगर वो हम दिखा सकें तो उस अलामिया में ये लिखा हुआ है कि जी दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू ही प्रेसिडेंशियल क्रेमलिन के अलामिया में, और उसमें जो है वो जिक्र हुआ, एक तो जिक्र हुआ उसमें गज़ा का, और गज़ा का, और उसमें जो मशरिक़ वुस्ता का गज़ा का जिक्र हुआ। ये अच्छा, यहाँ पर इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। ये इसको देखें ना कि अगर टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या हुई है, अगर हम शुरू से देखें इसको स्टार्ट से, तो अगर हाँ, तो ये टू लीडर्स यहाँ से, ठीक है ना, ये नेतन्याहू और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान गुफ्तगू में बात क्या हो रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मिडिल ईस्ट, in particular in light of the plan to normalize the situation in Gaza put forward by the President of United States। यानी पुतिन जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं उस प्लान को जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फाइनल आया। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, यानी आगे वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो रशिया का स्टांस था, ये पहले पैराग्राफ की जो आखिरी दो लाइंस हैं, वो कहते हैं कि रशिया का जो सपोर्ट है रिजॉल्विंग द इशू ऑफ पैलेस्टाइन कॉम्प्रिहेंसिवली यूजिंग द वेल नोन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी रशिया मुकम्मल तौर पे फलस्तीनी रियासत के साथ खड़ा है। ये हमने दोबारा बात समझा दी उसको, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से समझा दी गई नेतन्याहू को, और फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक पैलेस्टाइन का कॉम्प्रिहेंसिव मामला हल होना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं कि और मामला पे भी बात हुई, जिसमें जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है। अब ये पुतिन और नेतन्याहू की बात हो रही है जी। और स्टेबलाइज द सिचुएशन इन सीरिया फर्दर नेगोशिएशंस के जरिए। और यानी कल शाम को हुई, तो अब पुतिन की सालगिरह की मुबारकबाद भी दी नेतन्याहू ने, और उसके बाद जो है ये उन्होंने मुबारकबाद दी उस वक़्त उनकी जो चल रही हैं मजहबी तातीलात। अच्छा, अब यानी इसमें क्या बात हुई कि मिडिल ईस्ट के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने बात करके अपना मौका बता दिया कि हमारा मौका फ़लस्तीनी रियासत के बारे में क्या है, बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनके मुताबिक, और फ़लस्तीन के ऊपर रशिया और चाइना डट के खड़े हुए हैं, बल्कि बरतानिया और ये P5 में से 4 ममालिक तो एक तरफ हैं और अमेरिका भी अब उसी तरफ जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन की सालगिरह है आज, जो है प्रेसिडेंट पुतिन 73 साल के हो गए, 73, यानी ये 1952 में ये पैदा हुए थे। 1952 में ये पैदा हुए थे, 1953 में ये 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। 73 साल के हो गए, 73
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से ये 2 दिन छोटे हुए, इसका मतलब उम्र में, उनकी 2 रोज़ पहले साल थी। अच्छा, तो आज जो है वो 7 अक्टूबर और 2 साल उस दरिंदगी को, जो कि वहाँ पे पहले हमास ने, जाहिर है कि हमास की तरफ से एक हमला हुआ इसराइल पे और ये रमाली बना लिए गए, और तब से लेके 7 अक्टूबर 2023 से लेके 7 अक्टूबर 2025 आ गया। और इस दौरान मैं अल जज़ीरा की फिगर्स अगर यहाँ कोट करूँ तो 67,000 अगर हम देखें 67,000 डेथ्स हुई हैं, जो 20,000 बच्चे हैं और हर 33 में से एक बच्चा है, और 1,69,000 जो हैं वो लोग शदीद ज़ख्मी हैं और कई जो हैं वो माजूर हो गए इनमें से, और 10,800 जो हैं वो गिरफ्तार हैं और बदतरीन हालात में उनको इसराइल की जेलों में रखा गया है, जिसमें 87 विमेन और 450 बच्चे और 3,629 जो हैं वो बग़ैर किसी मुकदमे के। अच्छा, सेनेटर मुश्ताक जो हमारे पाकिस्तान की जमात इस्लामी के, उनको रिहाई मिल गई और उन्होंने वहाँ पर फिर उर्दन में ये कहा है कि उनको शदीद वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इसराइली जेलों में तो इस वक्त बावले की तरह बिहेव कर रहे हैं ना तो वो वहाँ पे उनसे क्या तवक्को करनी। लेकिन बहरहाल सेनेटर मुश्ताक खैरियत के साथ उनकी रिहाई हुई और अब इंशाल्लाह वो पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो एक तो ये कि प्रेसिडेंट पुतिन का नेतन्याहू को फ़ोन जाना, दूसरी जो बात है वो ये है कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। कल एक दौर ख़त्म हुआ, आज दूसरा दौर शुरू है शर्म शेख के अंदर, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बयान ऐसा दिया है जो काफ़ी इस वक्त जो है वो इंटरेस्टिंग है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया है, हालांकि जो एग्जैक्ट उनकी जो वर्डिंग्स थी ना, उनकी जो ईरान की तरफ से जो वर्डिंग्स आई थी वो ये थी कि हम तमाम जंग बंदी की जितनी भी कोशिशें हैं हम उनकी हमायत करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई मेरा जो प्लान है उसकी तो ईरान भी हमायत कर रहा है। यानी अब प्रेसिडेंट ट्रंप मज़ीद एक्साइटेड हैं, वो कहते हैं कि ईरान भी जो है वो मेरा जो मंसूबा और मेरी जो गुफ्तगू है उसकी वो हमायत कर रहा है, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़े खुश हैं इस बात पे। अच्छा, यहाँ पर जो मामलात हैं इस वक्त वो ये है कि जो लेटेस्ट बात चल रही है इनकी, वो डेलीगेशन वगैरह वित्कॉफ ये सारे पहुँच गए। ये इनकी तरफ से जो अब बात सारी हो रही है वो ये है कि परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज़फायर हमास की तरफ से और अरब ममालिक की तरफ से, अमेरिका भी यही चाह रहा है और सारे मुल्क दुनिया के ही चाह रहे हैं, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइल फोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम ऑल ऑफ गजा। और उसमें कोई ये गजा छोटा सा तो गजा है, तो उसके अंदर बफर जोन कहाँ बनाएंगे? बफर जोन बनाने तो बाहर अपने इलाके में इसराइल में बना ले, बनाने तो वहाँ तो फौज उनकी होगी, यहाँ पर कैसे बनाएंगे? उसके बाद ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ एड, ये तो कोई लाजमी सी। अब ये देखें ना, ये भी क्या बात है कि मुज़ाकरात में ये भी शर्त है कि एक भूखा बच्चा है और एक भूखा इंसान है तो उसको खाना देंगे, तो ये भी शर्त है। यानी शराइत में ये भी है कि उसको रोटी देनी है। यानी आप देखेंगे इंसानियत कहाँ खड़ी है कि उसको रोटी और पानी देना है, ये भी एक शर्त है जिसको इसराइल मानेगा या नहीं मानेगा, कि उसको अपनी भूखा रखना है, जान से मार देना है कैद से, या दवाई देनी है या नहीं देनी, ये भी एक शराइत में शामिल है। उसके बाद ये है कि द इमीडिएट स्टार्ट ऑफ अ फुल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठीक है, सुपरवाइज्ड बाय अ पैलेस्टीनियन नेशनल बॉडी ऑफ टेक्नोक्रेट्स। यहाँ पर वो मामला फंसा हुआ था। ये हो सकता है कि अलामती तौर पे शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को उसका इंचार्ज बना दें, कुछ कर दें, लेकिन ये है कि वो कोई एतराज़ नहीं होगा हमास को अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर हमास के लोग भी और बाकी लोग भी मान जाते हैं। वो टोनी ब्लेयर कहीं गायब है दरमियान। अच्छा, और उसके बाद ये कि प्रिजनर्स एक्सचेंज डील जो है उसके ऊपर बात आगे बढ़ रही है। मरवान बरगुती के ऊपर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे उनका नाम सर फहरिस्त है। अब ये यहाँ पे जो है ये मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया कि इसमें तो ईरान भी सपोर्ट कर रहा है।
ईरान की तरफ से कहा गया है कि भाई हम हर उस कोशिश को खुशामदीद कहते हैं जिसके नतीजे में खूनरेज़ी ख़त्म हो। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा तो मेरा जिक्र खैर हो रहा है, देखो ईरान भी मेरे साथ है। अब वो बिल्कुल ही प्रेसिडेंट ट्रम्प और एक्साइटेड, ठीक है ना। अच्छा, इसी दौरान जो है वो अच्छा, ईरान से बात से बात निकल रही है ना, तो ईरान का जरा जिक्र कर लें। ईरान, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना के दरमियान ये एक तो मॉस्को फॉर्मेट है ना, मॉस्को फॉर्मेट में तो इंडिया भी है और सारे स्टान्स भी हैं, कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये 4 मुल्कों का इजलास हुआ है, वही उसमें बात हुई है कि स्टेबल अफगानिस्तान होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो टेरर फ्री होना चाहिए, ठीक है, टेरर फ्री होना चाहिए और ये यहाँ पे कोई किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जो मॉस्को फॉर्मेट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मॉस्को फॉर्मेट में चूंकि इंडिया भी है, तो मॉस्को फॉर्मेट में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है और ईरान भी है और बाकी जो वस्ती एशियाई रियासतों वो भी हैं। तो इंडिया ने भी उसमें मॉस्को फॉर्मेट में ये कह दिया कि जी बगराम एयरबेस के ऊपर कोई गैर मुल्की फौज नहीं आएगी, अमेरिकन फौज या कोई नहीं आएगी। यानी बाकी मुल्क तो चलो कह रहे थे, भारत ने भी अपना गुस्सा जो है ना, टैरिफ का मसला चल रहा है ना, तो गुस्सा उन्होंने उतार दी कह के कि नहीं बगराम अमेरिकन के पास नहीं जाएगा। उन्होंने भी वहाँ पे कोई इतराज़ नहीं किया, उन्होंने भी उसी जो मॉस्को फॉर्मेट में उन्होंने भी वहीं से बात कर दी कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर वापस आते हैं गज़ा पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये अब मोदी जी ने वहाँ पे जाना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, आसियान मुल्कों की समिट शुरू हो रही है। वो आसियान मुल्क जहाँ पर आ रहे हैं कौन, प्रेसिडेंट ट्रम्प। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंडीशन रख दी है वहाँ आने के लिए, आखिरी मिनट पे उन्होंने कहा मैं आ तो रहा हूँ लेकिन एक मेरी तरफ से एक कंडीशन है जी। और वो कंडीशन जो है वो ये है कि अगर 39 हम दिखा सकें मलेशिया का न्यूज़पेपर, तो वही कहते हैं कि वहाँ पर मैं ये कंडीशन ये होगी कि कंबोडिया थाईलैंड के दरमियान जो मैंने जंग बंद करवाई थी उसका जो एक समिट होगी, 7-8 जंगें बंद करवाई हैं ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैं एक जो है इनका जो एक दोनों मुल्कों को खड़ा करके, एक तरफ कंबोडिया एक तरफ थाईलैंड और उनके दरमियान एक समिट, और मैं बताऊंगा कि ये जंग मैंने ख़त्म करवाई। तो ये जो है ये 39 हम कोट कर देते हैं उनका न्यूज़पेपर। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने उसको इस तरह से लगाया है कि ट्रम्प वांट्स थाई कंबोडियन पीस डील फोटो ऑप एट आसियान समिट, ताकि उनका नोबल की बात जो है वो आगे बढ़े कि भाई ये नोबल के लिए हकदार थे, क्योंकि इधर में रखें कंबोडिया ने इनको रिकमेंड कर दिया था, इन मुल्कों ने काफ़ी मुल्कों ने रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन मसला ये है वहाँ पर कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा ये बात दोहराई है। वो कहते हैं कि भाई ये जो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, तो टैरिफ जो है मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं पीस कीपर हूँ टैरिफ की वजह से। दुनिया के अंदर जो मैं पीस कीपर बन चुका हूँ आलमी सतह पे, वो इसलिए कि मैंने टैरिफ जो है वो लगाए। और उसमें फिर उन्होंने जिक्र किया दोबारा पाक भारत जंग का, ये 25 इंडियन एक्सप्रेस कोट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो है कि मैं टैरिफ की वजह से मैं पीस कीपर हूँ और टैरिफ को मैंने पाक भारत जंग टैरिफ की वजह से बंद करवाई है। अब मसला ये है कि वहाँ पर ट्रम्प भी आ रहे हैं, वहाँ पर लुला दे सिल्वा भी आ रहे हैं। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका के जो रेमोफोसा हैं उनका अभी मुझे नहीं पता कि उनका कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने भी बहरहाल आसियान पहुंचना है। तो वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने वही बात कहते हैं कि भाई आप भी आ जाओ और आप बताओ कि मैंने तो जंग ख़त्म करवाई है टैरिफ की वजह से, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। साथ ही इसी दौरान बात से बात निकल के ज़रा यहाँ से फिर वापस गज़ा पे आते हैं। ये पहले ये जो साउथ ईस्ट एशिया और ये सारा कवर कर लें। एक तो बांग्लादेश मिलिट्री फोर्सेस का एक उनकी तरफ से आज ये जो बात हुई है 30th के पाकिस्तान के डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब अराइव्ड इन बांग्लादेश फॉर हाई लेवल डिफेंस विजिट। पाकिस्तान का जो एक आला फौजी वफ्द है वो बांग्लादेश का दौरा कर रहा है। एक तो बात ये हो गई।
जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरा ये है कि जो ढाका ट्रिब्यून ने आज खबर लगाई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ढाका ट्रिब्यून ये कह रहा है बांग्लादेश टू बाय 20 चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स इन $2.2 बिलियन डील। बांग्लादेश भी G-10C फाइटर जेट्स ले रहा है, ठीक है। और फिर बिजनेस स्टैंडर्ड को भी हम कोट कर देते हैं 30 सेकेंड जो है वो बांग्लादेश जो है वो 2.2 बिलियन डॉलर्स के 20 J-10 फाइटर जेट्स ले रहा है। ये जो एक इकोसिस्टम है पूरा चाइना का, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, माशी ताल्लुकात, पीपल टू पीपल, सफारती ताल्लुकात, अस्करी ताल्लुकात, तो ये सारा जो है एक पूरा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आज चाइना की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में गई है। इस रीजन को पूरा करके फिर हम वापस आते हैं मशरिक़ी वस्ता और यूरोप। और वो बात यह है कि चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स, चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की है। और वो करारदाद है वो करारदाद है कि BLA और मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदी आयद की जाए दहशतगर्द तंजीम करार देके, ठीक है। ये है 33rd। चाइना कॉल्स फॉर सैंक्शन ऑन बलोच लिबरेशन आर्मी एंड एफिलिएट मजीद ब्रिगेड एट UN। अच्छा, ये जो है ये जहन में रखें कि ये पूरी करारदाद इन्होंने, चाइना ने पेश की। ये जहन में रखें कि इससे पहले US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो 34 तक ये चाइना ने पूरी करारदाद पेश की, और ये मजीद ब्रिगेड और BLA के ऊपर है चाइना की। और ग्लोबल टाइम्स ने इसको फिर इसकी जो टाइटल है वो लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड। अब ये मजीद ब्रिगेड और BLA को बैक वक्त चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ये अमेरिका ने इनको किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर रशिया और मॉस्को फॉर्मेट में सारे मुल्कों की तरफ से मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द करार दे देना, और अफगानिस्तान की तरफ से भी कि हमारी सरजमीन, वहां तो जाके यही बात हो रही है ना, वहां मॉस्को फॉर्मेट में तो अफगानिस्तान के बड़े उनके जबरदस्त हैं। अमीन मुत्तकी साहब, तो मैंने कल भी बात की थी कि अब उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, ना बगराम एयरबेस होगी, ना हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन चाइना की तरफ से भी ये बात होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये तो डेवलपमेंट्स यहाँ हो रही है ना। अब आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात करनी है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट से, फिर शी जिनपिंग से, फिर जापान का दौरा करना है, फिर उन्होंने एपेक को स्किप कर दें शायद, फिर वो आसियान के अंदर शरीक हो रहे हैं। लेकिन शरीक इसलिए हो रहे हैं कि कंबोडिया और, यानी आप सोचें ना, वो आसियान में क्या दिलचस्पी है उनको, उससे तो एपेक है। लेकिन यहाँ इसलिए कि दो मुल्कों के दरमियान उन्होंने सुलह करवाई, और उनमें से एक जंग जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि ये बंद करो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो नुकसान था वो हो चुका था, जहाज गिर चुके थे उससे पहले। अगर देखें यहाँ थोड़ा सा मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से भी, उनकी भी एक वो है थोड़ी सी, अगर वो चंद घंटे पहले फ़ोन कर देते, इंडिया को शायद इसलिए भी मोदी जी थोड़ा नाराज़ हैं, लेकिन अगर चंद घंटे पहले ये फ़ोन कर देते तो जहाज़ उनके ना गिरते। ये भी तो देखें बात रह जाती है ना दिल में, ये भी तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात एक रह गई ना। यही कॉल अगर यही करना था तो प्याज जरूर खिलाने थे, 100 प्याज तो नहीं खिलाने थे ना फिर। तो ये कॉल अगर उनको आ जाती, फर्ज करें ये कॉल आ जाती उनको आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे, 3 घंटे, जो भी टाइम है उस पहले आ जाती, तो जहाज बच जाते। तो आखिर में तो जहाज उन्होंने रुकना ही था ना, वो इधर से तो जहाज ना गिराए जाते। तो जंग भी रोक दी, जहाज भी गिर गए, वो शिकस्त वाला फैक्टर भी हो गया। तो यहाँ तो फिर गुस्सा तो बनता है ना। ये देखें, जहां पर जो बात सच की है हम तो खड़े होंगे, ये मोदी जी के साथ हम खड़े हैं इस बात पे। वो अगर गुस्से में हैं तो वो बजा गुस्से में, क्योंकि एक नुकसान हुआ, जहाज गिरे, ऊपर से जंग बंद करवा दी, ऊपर से रोज ताना जहां चलते फिरते उनको ये फिर दोबारा। तो ये जो है, ये बहरहाल ये तो हो गया। अब इससे आइसोलेशन से कैसे निकलते हैं, देखें वो निकल गए, ब्राजील निकल गया है। ब्राजील ने कैसे निकला है ब्राजील, अब ये कैसे निकलते हैं, ये वाहिद रह गए हैं, ये आई रह गया दरमियान में। ये कैसे निकलते हैं, ये उसी कंडीशन में निकलेंगे जब ये मानेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट ट्रंप
आपने कॉल की थी और हमने जंग आपके कहे पे रोकी, और इसलिए जब तक ये नहीं मानेंगे, देखें इस बंद गली से निकलने का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। सही। ये माने, तस्लीम करें। अब तो देखें मजीद ब्रिगेड ये वो सारी दुनिया ने फारिग कर दिया ना, अब तो छोड़ दें इस किस्से को। पहले मान लें, माने कि प्रेसिडेंट ट्रंप आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और हमारे आपने जो है ये जंग बंद करवाई, लेकिन आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले कर देते कॉल तो हमारी जहाज़ नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे करके टैरिफ वैरिफ इनके सारे सुलह उला करो, आगे बढ़ जाना है, इससे निकलें, खुद ही फंसे हुए वो इधर, मतलब अच्छा अब अब आ जाएं आप गजा पे कि गजा में मामला जो हैं वो आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बेचैन हो रहे हैं तेजी के साथ, मतलब बहुत बेचैन है इस वक्त कि वहां से कोई खबर, क्योंकि इसी हफ्ते उन्होंने कह दिया तो कह दिया ना, इस हफ्ते उन्होंने खत्म करवानी है जंग। 2 दिन गुजर गए हैं और जी ब्रेक के बाद से करते जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप गजा के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? वहाँ पर डेवलपमेंट्स ये आज उनकी तरफ से कतर की तरफ से कहा गया है कि बातचीत बहुत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है, लेकिन यह है कि बस इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है और उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप भी तैयार हैं और ये बाकी सारे मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं ये मलेशिया के पे दोबारा अगर आसियान कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उस पर एक आध बात करके आगे दोबारा यहाँ पे आता हूँ। एक नुकता वहाँ रह गया था और वो ये है कि भारत और मलेशिया के ताल्लुकात, भारत और मलेशिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, कोई जंग दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक शख्सियत की वजह से कशीदा है। और वो शख्सियत जो है वो 2016 में भारत ने उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात कायम किए, गलत मुकदमात, और उनको भारत छोड़ना पड़ा। उनका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि बड़े इस्लामिक स्कॉलर। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो जब भारत से चले गए तो उसके बाद वो मलेशिया में जाके मुकीम हो गए और मलेशिया में उनको जो है वो नेशनैलिटी भी मिल गई। वो पाकिस्तान भी आए और दुनिया के कई मुल्कों में वो सफ़र भी करते हैं। इंटरपोल की तरफ से कोशिश की गई कि भारत ने कि उनको वापस लाया जाए भारत में, ये वो इंटरपोल ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम किसी भी तरह की कोई सबूत नहीं है कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक पर सफरी पाबंदियां या किसी किस्म की पाबंदियां लगाएं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो मौजूद हैं मलेशिया में। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो इससे पहले महातिर मोहम्मद ने कहा और इससे पहले जो अनवर इब्राहिम साहब हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जाकिर नाइक के ऊपर हम सवाल ही पैदा नहीं होता, बात करें, वो हमारे शहरी हैं और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे इस्लाम की खिदमत वो सर अंजाम दे रहे हैं और पूरी दुनिया में, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके ऊपर जिक्र हो। तो भारत की तरफ से फिर दोबारा वो बात उठाई नहीं गई। लेकिन अब देखना ये है कि क्या भारत के अंदर एक जाहिर है कि एक जो आरएसएस और वो जो एकदम से इंतहा पसंद है वो तो कहते हैं कि भाई आप ये मसला उठाएं तो भारत को कोई बात करनी पड़ती है वहाँ जाके, तो एक इशू ये भी चल रहा है। कमिंग बैक टू गजा, गजा में जो है इस वक्त जाहिर है कि सारी दुनिया की नजरें, और अब वहाँ से गजा से इंतज़ार ही है कि वहाँ से कब खबर आ जाए, क्योंकि आज 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में 4 मरतबा हुतीज़ ने वहाँ पर इलात की बंदरगाह पे अटैक किए। 4 दफ़ा मिसाइल अटैक हुआ है 1 घंटे के अंदर अंदर, और सिस्टम उनको एग्जॉस्ट हुआ। वो सकूत की जो है वो वहाँ पे तातीलात हैं, वो जब उनका ये भी वो जो 40 साल तक जब रहे थे बियाबानों में, जब सज़ा मिस्र की ग़ुलामी से निकल के, तो उस वक्त ये था कि वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ मजहबी तौर पे ना झोंपड़ियाँ बना लेते थे। उन झोंपड़ियों को यहूदियत में जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट 7 दिन तक ये जो उनकी ये मजहबी रसूमातें जारी रहती हैं, सकूत के दिन कहलाते हैं। सकूत ये सुक्का से निकला है। अच्छा, पहले ही होता था कि इसका ताल्लुक जो है तो सकूत की, जिसमें वो प्रेसिडेंट प्यूटिन ने भी कहा है ना आखिर में कि मैंने सकूत की मुबारकबाद दी, उन्होंने सालगिरह की दी, मैंने सकूत की। तो सकूत में ये होता है कि इस दौरान वो जो इसका ताल्लुक जो है ये फसलों की कटाई से भी है। वो बनी इसराइल के जो लोग हैं वो अनाज और फल और फलों में ख़ास तौर पे अंगूर
वो जब पहला फल होता था कटाई के बाद, फर्स्ट फ्रूट, तो वो उसको ले जाके टेंपल में रखते थे, पेश करते थे, जो हेकल बने हुए थे। और जब हेकल गिर गए वहाँ पे, तो तबाह हो गए, तो उसके बाद ये हुआ कि वो उनमें ये रस्म हो गई कि ये एक तो वो जो सहरा में थे तो झोंपड़ियों में रहते थे, और फिर ये जो सकूत की झोंपड़ियां बनाते हैं, ये झोंपड़ियां बना लेते हैं घरों के बाहर ना, उसमें रहते हैं ये सकूत के दिनों में 7 दिन। तो वो फिर इन झोंपड़ियों में ही वो जो पहले फल आते हैं कटाई के, वो इन झोंपड़ियों में जब रहते हैं तो इसी में वो फल खाते हैं, जो कि वो एक ज़माने में हेकल में रखते थे। और उनका ये ईमान का हिस्सा है यहूदियत में कि जब ये तीसरा टेंपल बनेगा तो उस वक्त ये फिर सकूत की रस्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो फल हैं सारे वो वहाँ पे हेकल में रखे जाएंगे। अच्छा, बहरहाल तो ये उनके मुकद्दस दिनों में से एक दिन है। अच्छा, अब ये है कि ये इस दौरान जो है वो अब इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जो हुतीज़ ने किया, फिर इनको ये लोग भी छोड़ने, अच्छा वो इलाक़ पे अटैक कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने ये रमाल बना के रख लिए थे लोग सारे, इतना दुनिया भर का प्रेशर आया, सेनेटर मुश्ताक और ये बाकी जो लोग सारे, इनको वहीं पर जेल खानों में रखा था कि इनको ह्यूमन शील्ड बना लें, वो भी बात नहीं बनी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जहाँ जा रहे हैं उनसे सवाल हो रहा है कि आपने गालियाँ दी थी, तो फिर वो गाली दोहरा के कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो ये नहीं कहा था। फिर वो गाली दोहराते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा था नेतन्याहू को, मैंने तो नेतन्याहू को ये गाली नहीं दी, मैंने तो ये गाली नहीं दी। वो बार बार दोहराते हैं, तो फिर वो एक अजीब मुसीबत खड़ी हो जाती है, वो गालियाँ फिर ज़ाहिर लाइव जा रहा होता है टीवी। तो साथ ही जो एक क्राइसिस पैदा हो रहा है, ये भी ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया इस वक्त क्योंकि क्योस में है ना, नया ऑर्डर जन्म ले रहा है, और नया ऑर्डर कैसे होगा, क्या शक्ल इख्तियार करेगा। तो फ्रांस के अंदर एक बड़ा क्राइसिस है, और प्रेसिडेंट मैक्रों को उनके अब साथी कह रहे हैं कि आप ये पार्लियामेंट ही तोड़ दें। मतलब पिछले 21 महीनों में 5 दफ़ा उनके वजीर आजम गिरे हैं, मतलब वजीर आजम को चला नहीं पा रहा। अच्छा, वो पाबंद नहीं है इस बात के कि मैक्रों, एक तो कह रहे हैं कि आप असेंबली तोड़ दें और नए इलेक्शन करवाएं पार्लियामेंट के, दूसरा ये है कि आप खुद इस्तीफा दे दें, ये भी उनको कहा जा रहा है खुद इस्तीफा दे दें। वो क्यों इस्तीफा दें, वो तो नहीं देंगे इस्तीफा, 2027 तक है, वो क्यों इस्तीफा दें, वो पार्लियामेंट तोड़ने में पाबंद नहीं है, वो केयर टेकर अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन ये 1958 के बाद ये जो 5th रिपब्लिक है, चार्ल्स डिगाल के दौर से जो बनी है, उनकी जो फर्स्ट रिपब्लिक है वो तो बन गई थी ना इस वक्त जब ये इनकलाब फ्रांस के बाद उनकी पहली रिपब्लिक बन गई थी। इनकलाब फ्रांस के बाद दूसरी रिपब्लिक, वो फर्स्ट रिपब्लिक बन गई थी 1792 से लेके 1804 तक, वो फर्स्ट रिपब्लिक थी। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड रिपब्लिक आ गई थी इनकी, और फर्स्ट रिपब्लिक आई, फिर उसके बाद सेकंड रिपब्लिक तो देर से आई 1830 1870 दरमियान में एम्पायर बन गई। बहरहाल ये फोर्थ, तो फिर ये दूसरी जंग अजीम के दौरान ये फोर्थ बनी थी कुछ अरसे के लिए, 40 से लेकर 46 तक। तो रिपब्लिक वो जो आइन वगैरह सारा तब्दील होता है। लेकिन फिर ये जो 58 में बनी, जो अभी चल रही है 5th रिपब्लिक, उसमें ये हुआ कि अच्छा, इससे पहले जो थी वो पार्लिमानी निज़ाम था, तो जो 58 में चार्ल्स डिगॉल के दौर में बनी तो वो सदारती निज़ाम आ गया। तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा आ गई और पार्लियामेंट के पास कम आ गई। लेकिन पार्लियामेंट में वजीर आज़म होगा तो मुल्क चलाए, वो अंदर सारा सिस्टम है मुल्क का, वो पार्लियामेंट चला रही होती है। अब यह है कि पार्लियामेंट डिवाइडेड है, इलेक्शन हो भी गया फिर डिवाइडेड आ जाएगी, या तो फिर जो है वो उसी तरह 3 हिस्सों में है ना, लेफ्ट, राइट और सेंट्रलिस्ट, तो फिर वो तकसीम पार्लियामेंट आएगी। तो फिर क्या हल होगा उसका? यानी अब आप देखें ना कि एक साल में 3 वजीर आजम और 21 महीनों में 5 वजीर आजम फारिग हुए हैं। ये तो अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है फ्रांस का। और इसमें जो अगर असल किसी को फ़ायदा हो रहा है, जो खुश है, वो नेट किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो हो रहा है रशिया को, क्योंकि रशिया जो है वो यहाँ पे फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फ्रांस जो है वो नेटो के अंदर, और प्रेसिडेंट ट्रम्प से सारी बातचीत और प्रेसिडेंट मैक्रों, ये सारा जो था यूक्रेन की जंग में आगे आगे फ्रांस था। अब फ्रांस के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, यानी उसमें अगर वो स्नैप इलेक्शंस करवाते हैं तो फिर डिवाइडेड पार्लियामेंट आएगी। अच्छा, वो मैरी ले पेन को खास दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो नाहल हो गई हुई हैं, तो उन्होंने वो कहती हैं इलेक्शन करवाए जाएं, ये करवाए जाएं, वो करवाए, लेकिन वो नाहल हैं, वो तो इलेक्शन सदारती इलेक्शन लड़ नहीं सकती हैं। अगर अभी इलेक्शन हो जाता है, मुस्ताफी हो जाए, वो भी जाते हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो क्योस ऐसा है जो यूरोप में पैदा हो रहा है। लेकिन जो अगली जियो पॉलिटिक्स है वो अब आप देखें, ये जो महीना है, जो अक्टूबर का महीने में कितना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में।
यानी आप चाहे उसको मॉस्को फॉर्मेट में देखें, जी। चाहे आप मॉस्को फॉर्मेट से पहले 4 मुल्कों का अलामिया देखें, ठीक है, चाहे आप ये मजीद ब्रिगेड वाला किस्सा देखें, चाहे आप आसियान की समिट देख लें, चाहे आप ब्राज़ील और अमेरिका के दरमियान। अच्छा, वेनेजुएला जो है उसके ऊपर, वेनेजुएला के साथ थोड़ी सी तलखी वैसे सूट करती है अमेरिका को ना, वो बाद में बात करेंगे, वो तो करें अटैक ना करें, करें ना करें ना करें, वो सूट करता है कि थोड़ा सा उनका टुक टुक चलती रहे, ताकि उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी तो बना है ना आखिर, तो वो वेनेजुएला के ऊपर ही मतलब है कि थोड़ा सा वो उधर भी रखें सारा सिलसिला। लेकिन ये है कि ये जो है ना इशू, ये वाला जो ये तो बिल्कुल वो एक जगह ऐसे आ गए ना कि उन्होंने कह दिया कि ईरान ने भी मेरी हमायत कर दी है, प्यूटिन ने भी हमायत कर दी है, चाइना ने भी हमायत कर दी है, तो सारी दुनिया मेरे साथ खड़ी हो गई, ये हमास ने भी कर दी है, इस्लामी जिहाद ने भी कर दी, सारे ही लोग मेरे साथ खड़े हैं। और नेतन्याहू तो पहले मान गए, नेतन्याहू के मानने का तो उन्होंने तब किया था ना सोशल पे जब गालियां दी थी, तो गाली देने के बाद उन्होंने जो पहला मैसेज था वो ये कि नेतन्याहू तो मान गए, अब हमास ने मानना है। तो हमास से ये कंडीशंस उनकी मान के जल्दी से, और उसमें उनको आप जरा तस्वुर करें ना कि ये सारे मुल्क जो है उनको नॉमिनेट कर दें नोबेल प्राइज के लिए। यानी वो जाए आसियान में इसलिए रहे हैं कि वो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान, वैसे मैं आपको फिर बताया ये रास्ता, दरमियानी रास्ता बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान को भी आसियान, अनवर इब्राहिम ने अभी तो शहबाज शरीफ साहब आए वहाँ से, पाकिस्तान को बुला लें दोबारा, इंडिया को बुला लें, कहेंगे तो मैंने देखो जहाज गिरा के जंग खत्म करवाई थी, लेकिन उसके लिए लचक दिखानी पड़ेगी मोदी जी को, ठीक है ना। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए उनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, सच्चाई तस्लीम करनी पड़ेगी जी। उनके जहाज गिरे थे जी जी, बहुत शुक्रिया। और ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये जो तैयारे खरीदे जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है, इस पे भी नजर रखें जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रेसलिंग को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना दोस्तों से जुदा रहा हूँ। गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।